और चर्चा में मैं आपके साथ शकील साजिद। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में स्पेन के नौजवान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रचा। मेलबर्न पार्क में 1 फरवरी 2026 को खेले गए इस मुकाबले में अल्काराज ने 4 सेटों में 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत दर्ज की और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। इस जीत के साथ ही 22 साल के कार्लोस अल्काराज ने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लिया। वह दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अब उनके नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ साथ विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन की ट्रॉफियां हैं। अल्काराज अब दुनिया के सिर्फ 9 ऐसे पूरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। उनके पास कुल 7 बड़े खिताब हो चुके हैं, जिनमें 2 विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन शामिल है। इस जीत के बाद टेनिस की दुनिया में अल्काराज का दबदबा और मजबूत हुआ और उन्हें मौजूदा दौर का सबसे बड़ा सितारा बताया जा रहा है। फाइनल मैच की शुरुआत जोकोविच ने काफी मजबूत अंदाज में की। 38 साल के अनुभवी खिलाड़ी ने पहला सेट 6-2 से आसानी से जीत लिया। सर्विस इतनी शानदार कि अल्काराज को रिटर्न पर ज्यादा मौके नहीं मिले। पहले सेट में जोकोविच हावी रहे, लेकिन दूसरे सेट से अल्काराज ने अपना खेल बदल दिया। उन्होंने तेजी से मूवमेंट किया और शानदार ड्रॉप शॉट लगाया। इससे जोकोविच को काफी मेहनत करनी पड़ी और अल्काराज ने दूसरा सेट 6-2 से जीतकर बराबरी की। तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अल्काराज ने धैर्य बनाए रखा और 6-3 से यह सेट अपने नाम किया। चौथे सेट में जोकोविच ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन दबाव के पलों में अल्काराज शांत रहे और गलतियां नहीं की। मैच का सबसे अहम पल आखिरी गेम में आया जब जोकोविच से बड़ी चूक हो गई। इस गलती से अल्काराज को चैंपियनशिप पॉइंट मिला और उन्होंने पहला ही मौका भुना लिया। जैसे ही आखिरी गेंद बाहर गई, अल्काराज खुशी से झूम उठे और अपनी पहली ऑस्ट्रेलियाई ओपन ट्रॉफी जीत ली। ये जीत टेनिस इतिहास में अल्काराज को हमेशा याद दिलाती रहेगी। इस बार सरकार ने रेलवे को लेकर बड़ा फैसला किया। आम बजट में रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए दिए, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट। सरकार का कहना है कि अब रेलवे को और तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाएगा ताकि आम लोगों को सफर में ज्यादा सहूलियत मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 7 नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मतलब अब बुलेट ट्रेन जैसी तेज ट्रेनें और ज्यादा रूट पर चलेंगी। इनमें दिल्ली से वाराणसी का रूट भी शामिल है। हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली से बनारस का सफर सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। अभी जहां पूरा दिन निकल जाता है, वहां कुछ ही घंटों में लोग पहुंच सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये नए कॉरिडोर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की तरह होंगे। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, चेन्नई से बेंगलोर, चेन्नई से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक तेज ट्रेनें चलेंगी। इससे खासकर साउथ इंडिया के लोगों को फायदा होगा और वहाँ से देश के बाकी हिस्सों में आना जाना आसान। इन ट्रेनों के चलने के बाद सफ़र का टाइम काफ़ी कम, जैसे मुंबई से पुणे सिर्फ 48 मिनट में, चेन्नई से बेंगलोर करीब 1 घंटे में और बेंगलुरु से हैदराबाद करीब 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यानी जो सफ़र अभी लंबा और थकाने वाला लगता है वो बहुत आसान हो जाएगा। सरकार ने इस बजट में यात्रियों की सुरक्षा पर भी खूब ध्यान दिया है। रेलवे सेफ्टी के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए रखे गए। इससे ट्रेनों में कवच सिस्टम लगेगा, पुराने ट्रैक बदले जाएंगे, सिग्नल सिस्टम सुधारेंगे और स्टेशनों पर सुरक्षा मजबूत होगी। त्योहारों के वक्त जो भीड़ होती है उसे संभालने के लिए भी खास इंतजाम होंगे। रेलवे ने यह भी बताया कि इस साल और आने वाले सालों में उसे अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। टिकट और माल ढुलाई से रेलवे की कमाई बढ़ रही है। कुल मिलाकर बजट से मैसेज जाता है कि अब रेलवे का फोकस तेज ट्रेन, बुलेट ट्रेन और सुरक्षित सफर पर है, ताकि आम आदमी कम खर्च में जल्दी और आराम से एक शहर से दूसरे शहर जाके वक्त बचाए। सड़क और रेल के बाद बिहार में जल मार्ग को लेकर भी बड़ी तैयारी। केंद्रीय बजट में जो ऐलान हुए हैं उससे बिहार को जबरदस्त फायदा मिलेगा। आने वाले 5 साल में देश के 20 जलमार्ग विकसित किए जाएंगे और इनमें बिहार की कई नदियां शामिल हैं। इससे बिहार की नदियों से होकर यूपी और नेपाल तक जाना आसान। अभी तक गंगा ही बड़ा जलमार्ग मानी जाती थी, लेकिन अब बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, सोन,
पुनपुन, महानंदा जैसी कई नदियां भी जल मार्ग से जुड़ जाएंगी। मतलब ये कि बिहार के अलग अलग जिलों से छोटे जहाज सीधे दूसरे राज्यों और नेपाल तक जा सकेंगे। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और कारोबार को बढ़ावा। जल मार्ग शुरू होने से व्यापार में बड़ा फायदा होगा। भारी सामान अब सड़क और रेल की जगह जहाज से ले जा सकेंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। पर्यटन के लिहाज से भी बिहार को फायदा होगा और बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पटना के लिए बड़ी खुशखबरी है। कुर्जी में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर 2028 तक तैयार हो जाएगा, जहां जहाज़ों की मरम्मत होगी और उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। इससे बिहार में इंजीनियर, टेक्नीशियन और दूसरे कामों में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पटना के पहलवान घाट पर एक बड़ा और आधुनिक क्रूज टर्मिनल होगा। यहाँ यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी और क्रूज जहाज़ों का ठहराव आसान होगा। इससे पटना में पर्यटन को और बढ़ावा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जल मार्ग के विकास से बिहार को हर तरह से फायदा होगा। बिहार की कनेक्टिविटी देश और पड़ोसी देश नेपाल तक और मजबूत हो जाएगी। फिर से बजट। सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे पर जो फोकस दिखाया है वो काफी उत्साहित करने वाला है। सबसे खास बात यह है कि पहली बार सरकार का पूंजीगत खर्च उसकी उधारी से ज्यादा है। काबिले तारीफ बात है। सरकार जहां 11,70,000 करोड़ रुपए उधार लेगी, वहीं 12,20,000 करोड़ रुपए सीधे विकास के कामों में खर्च करेगी। इसका मतलब साफ है कि अब उधार के भरोसे नहीं, बल्कि मजबूत प्लानिंग के साथ विकास आगे बढ़ेगा। सरकार अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। इस सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, क्योंकि सड़क, रेल, एयरपोर्ट और पोर्ट मजबूत होंगे तो कारोबार और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। इस नए बजट से देश भर में नई सड़कें, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे तेजी से बनेंगे। रेलवे को लेकर भी बड़े फैसले हम बता चुके हैं कि 7 नए रेल कॉरिडोर बनेंगे, जो देश की तरक्की को नई रफ्तार देंगे। इन कॉरिडोर से यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई भी होगी। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सामान ढोना सस्ता और आसान होगा, जो कि बंगाल से लेकर सूरत तक होगा और ये 5-6 राज्यों को पार करता हुआ जाएगा, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात, सूरत जाएगा। इसके अलावा 20 नए जलमार्ग विकसित करने का ऐलान। इससे माल ढुलाई के लिए सस्ते और नए रास्ते मिलेंगे। अभी ज्यादातर सामान सड़क और रेल से जाता है। जलमार्ग शुरू से वक्त की बचत होगी, बल्कि लॉजिस्टिक लागत भी घटाएंगे। इससे छोटे बड़े व्यापारियों को फायदा होगा और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बजट से संकेत है कि सरकार अब विकास को तेज करने के मूड में है और आने वाले वक्त में इसका असर शायद जमीन पर साफ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर के जीसी कॉलेज परिसर में 3 दिन का रोजगार मेला। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि इस मेले से करीब 15,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1816 युवाओं को ही जॉब मिल पाई और ये बड़ी विडंबना की बात है। बाकी युवा बिना नौकरी के ही वापस लौटे। रोजगार मेले पहुंचे कई नौजवानों ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ज्यादातर कंपनियों ने सिर्फ रिज्यूम लिया और ये कहकर टाल दिया कि 1 हफ्ते बाद जानकारी देंगे। युवाओं को उम्मीद थी कि उन्हें वहीं जॉब लेटर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई युवाओं ने कहा कि उनका रिज्यूम पहले से ही रोजगार कार्यालय में जमा है, फिर दोबारा बुलाने का क्या मतलब। बलौदाबाजार से आए शिवनाथ साहू ने बताया कि उन्होंने टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ रिज्यूम रखा। देवनारायण ने कहा कि उन्होंने सोलर फिटर असिस्टेंट के लिए आवेदन किया, उनसे पढ़ाई की जानकारी ली गई, बाद में बताने की बात। रायपुर के उमा शंकर साहू ने बताया कि ज्यादातर कंपनियों ने इंटरव्यू तक नहीं लिया, सिर्फ कहा गया कि रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, बाद में बुलाएंगे। जांजगीर से आए दिवाकर वह बेरोजगार ही वापस लौट रहे हैं। कंपनी ने ईमेल से इंटरव्यू की सूचना देने की बात कही। कुछ युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन सैलरी बहुत कम। योगेश मानिकपुरी ने बताया कि उन्हें सोलर कंपनी में जॉब मिली है, लेकिन हरियाणा या उड़ीसा जाना पड़ेगा और सैलरी वहां के खर्च के हिसाब से कम है। कैलाश यादव को नौकरी तो मिली, लेकिन इतनी कम सैलरी के घर चलाना मुश्किल। बेमेतरा के बलदाव साहू ने कहा कि उन्हें 8-10 साल का अनुभव और अभी 18,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन रोजगार मेले में उन्हें इससे भी कम सैलरी ऑफर की गई। एक व्यक्ति ने बोला कि उसे 12,000 की नौकरी मिली है, जबकि उसे पत्नी और 2 बच्चों का खर्च उठाना है।
इस रोजगार मेले में करीब 64,000 युवाओं ने पंजीयन कराया, लेकिन सिर्फ 7,000 के आसपास युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। बाकी युवाओं ने रुचि ही नहीं दिखाई। रोजगार विभाग का कहना है कि कई युवाओं को जॉब लेटर मिले हैं और कई का शुरुआती चयन, जिनसे कंपनियां आगे संपर्क करेंगी। लेकिन युवाओं के बीच इस रोजगार मेले को लेकर काफी निराशा देखने को मिली है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है और अब इसका नुकसान उसी को हो सकता है। देखने में भले ये फैसला सियासी लगे, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे पहले तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने का खतरा है। आईसीसी के नियम कहते हैं कि अगर कोई टीम मैच नहीं खेलती तो उसके खाते में 20 ओवर में 0 रन जोड़ दिए जाते हैं, जिससे पाकिस्तान का रन रेट बहुत खराब हो जाएगा। फिर चाहे वो बाकी मैच जीत भी ले तब भी बाहर हो सकता है। ग्रुप में अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया जैसी टीमें, और ये टीमें पहले भी उलटफेर कर चुकी हैं। दूसरी बड़ी बात, आईसीसी इस पर सख्त एक्शन ले सकता है। आईसीसी ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। अगर पीसीबी सही वजह नहीं बताया तो पाकिस्तान को इसी वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि उसके मैच भारत में नहीं श्रीलंका में होने हैं। सवाल एक और, मान लो पाकिस्तान किसी तरह आगे भी बढ़ भी गया और नॉकआउट में भारत से मैच आ गया, तो क्या तब भी नहीं खेलेगा? इस पर बोर्ड ने कुछ साफ नहीं कहा। आईसीसी इस बात का जवाब भी मांगेगा और बात नहीं बनी तो कड़ा फैसला ले सकता है। इसका असर सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिलना मुश्किल होगा। भारत पाक मैच से आईसीसी को सबसे ज़्यादा कमाई होती है, ये बड़ी गंभीर बात है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो नुकसान होगा और उसकी भरपाई पाकिस्तान से ही की जा सकेगी, जैसे रेवेन्यू शेयर घटाना या मेज़बानी छीन लेना। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का सौदा है, और आईसीसी को भी इससे रेवेन्यू का नुकसान होगा जो उसे विज्ञापनों से मिलता है। क्रिकेट में इसका खामियाजा टीम और बोर्ड दोनों को भुगतना पड़ता है। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।